प्रोडक्ट डेफिनेशंस टर्मिनोलॉजी हाँ, तो इक्विटी शेयर्स ये सेबी। चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। और इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्योरिटीज़ मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। तो आप ओके। अंशुल, आप तो ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, आपको काफ़ी टाइम हो गया, तो आप हमें एक दो प्रोडक्ट्स बताओ बिना बुक में देखे। इक्विटी शेयर्स, बिल्कुल। डिबेंचर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स, बिल्कुल सही। ये मेजर कैटेगरी यही है। और आपने ईटीएफ भी आपने लिए हैं, गोल्ड ईटीएफ भी खरीदा है, तो वो भी आप बोल सकते हो वो भी एक सिक्योरिटी है। और यही सिक्योरिटीज़ और प्रोडक्ट्स सेम होते हैं, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में पूछा था। तो यहाँ पे वो डाउट भी क्लियर हो जाता है। प्रोडक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज़ ये सब सिनोनिम्स हैं, और आप ओके। इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। तो जो सबसे पहला मेजर प्रोडक्ट है वो इक्विटी शेयर्स है। तो शेयर्स आपको पता है क्या होते हैं, ये कौन इशू करता है, ये कंपनीज इशू करती हैं। और इसमें इन्वेस्ट कौन करता है, इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, रिटेल या एचएनआई, जो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो कर सकते हैं। और आपके और मेरे जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स तो करते ही हैं। मीडियम इसका डायरेक्ट इशुएंस बाय कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। कंपनीज डायरेक्टली इशू करती हैं, आपको पता है आईपीओ आता है, और आईपीओ में आप हाँ। सब्सक्राइब करते हो, तो ये डायरेक्ट इशुएंस होती है। रेगुलेटर्स इसके कौन है, सेबी, और रेगुलेटर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। बेसिकली मेजर रेगुलेटर सेबी ही है। तो बेसिकली इक्विटी शेयर्स जो हैं, आपको पता है क्या होते हैं, शेयर्स जिनको आप बोलते हो वो आपकी फ्रैक्शनल ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बिजनेस में। और फ्रैक्शनल क्यों, क्योंकि आपने पूरा बिजनेस तो खरीद नहीं लिए, तो आपने कुछ परसेंटेज खरीदा है। मान लो आप 1% वर्थ शेयर्स खरीदते हो, तो आपकी 1% की ही ओनरशिप है, वो भी फ्रैक्शनल है। तो इसीलिए ये फ्रैक्शनल ओनरशिप आपकी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। इसके बाद डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, नोट्स। अब ये इक्विटी से अलग हैं, क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इनको कौन इशू करता है, कंपनीज, गवर्नमेंट्स, एसपीवीज। एसपीवीज मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में क्या होता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। हाँ, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। और ये जो हैं आपके, इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल दोनों होते हैं। मीडियम जो इसके इशुएंस का है वो डायरेक्ट इशुएंस बाय इशूअर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। ये सब चीज़ें सेम है। रेगुलेटर इसमें जो बात याद रखने वाली है कि ये जो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और नोट्स हैं उसको सेबी तो रेगुलेट करता ही है, पर इसमें आरबीआई की भी इन्वॉल्वमेंट है। और कुछ ओके। रेगुलेटर्स अगर कंपनीज एक्ट में मेंशन हैं तो वो भी इसको रेगुलेट करते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये चीज़ मैं जैसे क्वेश्चंस देख रहा था चैप्टर के एंड में जो हैं उसमें, एक कोई क्वेश्चन था जिसमें ये बात पूछी गई थी कि क्या आरबीआई भी रेगुलेट करता है। तो यस। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देने वाला है कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और नोट्स में आरबीआई भी रेगुलेट कर रहा है सेबी के साथ साथ। अब इसके बाद डिबेंचर्स काफ़ी तरह के होते हैं। ये फुली कन्वर्टेबल हो सकते हैं। अब ये फुली कन्वर्टेबल का मतलब ये है, ये बेसिकली क्वासाई डेट इंस्ट्रूमेंट इनको हम बोलेंगे। क्वासाई इसलिए, इसका मतलब सेमी पार्शियल, क्योंकि ये डेट के साथ साथ इक्विटी के भी फीचर्स रखते हैं। यानी कि अगर ओके। फ्यूचर में इन्वेस्टर चाहे कि मेरे को इनको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो वो इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके इनके बदले कॉमन शेयर्स ले सकता है। तो इसीलिए ओके। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे कुछ डिबेंचर्स होते हैं फुली कन्वर्टेबल, कुछ पार्शियली कन्वर्टेबल। जो पार्शियली आप समझते हो, जो पार्टली कन्वर्टेबल है, पूरा डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होगा, उसका कुछ पोर्शन हम्म। कन्वर्ट होगा। फिर आपके ओके। एनसीडीज हैं। एनसीडीज जो हैं ये प्योर डेट हैं। प्योर डेट इसलिए हैं क्योंकि ये कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। तो बेसिकली ये थ्रू आउट देयर लाइफ ये डेट इंस्ट्रूमेंट ही रहेंगे। ओके।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, क्योंकि इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का हमको ओवरव्यू चाहिए। जब तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो हम बनाने लगे उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपने इन इंस्ट्रूमेंट्स में डील नहीं किया या कोई हम्म। ट्रांजैक्शन नहीं किया, तब तक आप इसकी थ्योरी को ज़्यादा याद नहीं रख सकते। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ये शायद डेट होता है और ये इक्विटी होता है, और जो मेजर कैटेगरीज हैं उन पे ही हम मेन फोकस इस वीडियो में रखेंगे। ओके। ये भी एफ जो हैं ये कंपनीज, गवर्नमेंट, एस इशू कर सकते हैं। सेम इसमें इन्वेस्टर्स सेम हैं और इशुएंस का मीडियम भी सेम है। रेगुलेटर्स ये है क्योंकि ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हैं, फॉरेन करेंसी में इशू होंगे, और हो सकता है दूसरी कंट्री में जब ये इशू हों, मान लो यूएस में आप इशू कर रहे हो यूएसडी में, तो वहाँ का रेगुलेटर इसको रेगुलेट करेगा। तो यूएस में रेगुलेटर ओके। एसईसी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, तो वो इसको रेगुलेट करेगा। एफसीबी के बारे में भी मेरे ख्याल से इतना जानना हमको काफ़ी है। ओके। फिर आपके एक्सटर्नल बॉन्ड्स आ जाते हैं, मसाला बॉन्ड्स। ये एक्सटर्नल बॉन्ड्स, इनको यूरो बॉन्ड्स भी बोला जाता है। ये भी, इसमें भी ये सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम हैं। इसमें डिफरेंस जो मेजर ये है कि ये यूरो बॉन्ड्स जो होते हैं, यूरो बॉन्ड्स आप जिस कंट्री में इशू करते हो, मान लो मैं यूएस में इशू कर रहा हूँ, तो मैं यूएसडी के अलावा किसी भी और करेंसी में इशू कर सकता हूँ। ओके। यानी कि यूएस में बॉन्ड इशू हो रहा है पर यूएसडी में नहीं हो रहा है। हो सकता है कैनेडियन डॉलर में हो रहा हो या आईएनआर में हो रहा हो। तो इनको हम यूरो बॉन्ड्स बोल सकते हैं, एक्सटर्नल बॉन्ड्स बोल सकते हैं। और मसाला बॉन्ड्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, वो है अगर आप यूएस में इशू करते हो आईएनआर में, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्सटर्नल बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन आईएनआर आर रेफर्ड एज मसाला बॉन्ड्स। यानी आपने यूएस में इशू किया बॉन्ड, और वो बॉन्ड में आपने जो करेंसी मेंशन की वो आईएनआर की, यानी आप उसका जो इंटरेस्ट पे करोगे, जो मनी रेज करोगे, जो कैपिटल रिटर्न करोगे, वो आप आईएनआर में करोगे, इंडियन करेंसी में। ओके। तो ये कैटेगरी है यूरो बॉन्ड्स। और यूरो बॉन्ड्स में जो आईएनआर वाले बॉन्ड्स हैं उनको हम मसाला बॉन्ड्स बोलते हैं। अब ये अगेन, ये बॉन्ड में हो सकता है अभी हम में से किसी ने डील ना किया हो, पर इतना पता होना भी काफ़ी। एक बात और मेंशन्ड है वैसे, इसमें वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू हो रहा है, मान लो आप यूएस में इशू कर रहे हो और फॉरेन करेंसी में कर रहे हो आईएनआर में। अब अगर आप आईएनआर में कर रहे हो तो जो इन्वेस्टर है वो करेंसी रिस्क भी एज्यूम कर रहा है, यानी उसको करेंसी रिस्क भी है, क्योंकि आप ओके। तो उसको आईएनआर में पे करोगे, इंटरेस्ट भी आईएनआर में पे करोगे। अब वो इन्वेस्टर भी यूएस का है, क्योंकि यूएस में इशू कर रहा हूँ बॉन्ड आईएनआर में। अब वो इन्वेस्टर को दो रिस्क हैं, एक तो उसको क्रेडिट रिस्क की चिंता है ही कि ये लोग हमारा पैसा पे कर पाएंगे कि नहीं। इसके अलावा उसको एक और तरह का रिस्क है जो कि है करेंसी रिस्क, क्योंकि जब मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगा आईएनआर में और उसको पैसा लौटाऊंगा आईएनआर में, तो उस समय क्या पता एक्सचेंज रेट क्या हो, उसको कम या ज़्यादा रिटर्न आ सकती है, क्योंकि करेंसी हो सकता है उस समय अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट करे इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में, अब यूएस वर्सेस आईएनआर। तो वो रिस्क भी उसको, इन्वेस्टर को अज्यूम करना पड़ता है। ये भी बात बात बुक में मेंशन थी, तो मैंने कहा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके। फिर आ जाता है वारंट्स और कन्वर्टेबल वारंट्स। ये भी आपको पता है, ये भी जो वारंट्स हैं, आप इनके बदले इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हो, जो भी इशूअर कंपनी है। तो ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। देखते हैं इसमें और क्या मेंशन है। उतना पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कह रहे हैं बहुत कम कंपनियों ने इंडिया में अभी वारंट्स इशू किए हैं। तो बेसिकली वारंट होता क्या है कि अगर आपके पास वारंट है तो आपको वारंट के बदले, क्योंकि वारंट एक तरह का ऑप्शन है, आप वारंट के बदले कुछ अमाउंट ऑफ, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स उस कंपनी के खरीद सकते हो जिसने वो वारंट इशू किया था, और इसको सेबी ओके। रेगुलेट करता है।
और क्योंकि वारंट कंपनियों के शेयर्स का होता है तो इसको इशू भी कंपनीज करती है। और इन्वेस्ट कौन कर सकता है? वही इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स। फिर अगला जो ओके। है वो अगला इंडस्ट्रीज है। और इंडस्ट्रीज भी आप कहोगे, इंडस्ट्रीज भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। ये भी सिक्योरिटीज़ मार्केट का एक पार्ट है। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज करते क्या हैं, ये आपको, ये होता क्या है पहले, ये एक बास्केट होता है शेयर्स का या कुछ कमोडिटीज़ का। तो ये जो बास्केट होता है, इससे आप बेसिकली ट्रैक कर सकते हो कि वो सिक्योरिटीज़ परफॉर्म कैसा कर रही हैं। ओके। यानी कि जैसे आपने देखा होगा निफ्टी 50, आपको पता है हम्म। डेली हम लोग सेंसेक्स देखते हैं, निफ्टी 50 देखते हैं। तो बेसिकली वो हम्म। एक बास्केट है स्टॉक्स का। और मैं उससे ये मेजर करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आज निफ्टी 50 ऊपर है या सेंसेक्स ऊपर है, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट परफॉर्म कैसे कर रहा है। आप चेक क्यों करते हो? ओके। आप सुबह उठ के निफ्टी देखते क्यों हो? या निफ्टी निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी क्यों देखते हो? अब निफ्टी बैंक देख रहे हो, निफ्टी आईटी देख रहे हो, तो फिर आप स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हो कि बैंकिंग सेक्टर कैसा कर रहा है। तो बेसिकली ये ओके। मेजरमेंट के लिए होता है, इसमें आपको डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सीधा मतलब ये है कि अगर निफ्टी देख रहा हूँ, सेंसेक्स देख रहा हूँ, तो इंडियन स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आज मार्केट अप है या मार्केट डाउन है। तो ये यहाँ पे बहुत ओके। सारे एग्जांपल दिए हैं, निफ्टी 50, S&P, BSE, सेंसेक्स। हम्म। यहाँ पे वही बताए, सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, बैंकिंग, आईटी, ये ऑल, ये हम लोग तो डेली चेक करते ही हैं। कुछ यूजेस बताए हैं इंडस्ट्रीज के। तो पहला यूज़ तो ये कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप निफ्टी 50 देख रहे हो, तो आप निफ्टी 50 पे अगर रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो कि साल की बिगिनिंग में निफ्टी 50 कहाँ था और साल के एंड में निफ्टी 50 कहाँ है, तो उससे आपको निफ्टी 50 की रिटर्न तो पता चल जाएगी। आप उसको कंपेयर करना चाहते हो कि मुझे भाई गोल्ड पे क्या रिटर्न आई या मुझे किसी डेट इंस्ट्रूमेंट पे क्या रिटर्न आई। मान लो डेट इंस्ट्रूमेंट में आप 8%, 7% कुछ रिटर्न कमा रहे हो, पर निफ्टी ने उस साल 30% की रिटर्न, 35% की रिटर्न दी है। तो आप कंपेयर कर पाओगे, आप बोलोगे यार अगर मैं निफ्टी में लगाता पैसा साल के बिगनिंग में तो मुझे ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि गोल्ड ने तो मुझे ज़्यादा अच्छी रिटर्न दी नहीं। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, पर इस हम्म। कंपैरिजन में ये चीज़ काम आती है, इंडिसेस काम आते हैं। ओके। फिर है कि आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था। अब म्यूचुअल फंड्स आपको पता है कि वहाँ पे आपसे हर साल एसेट मैनेजमेंट की फ़ीस जो है वो चार्ज की जाती है, 1%, 2%, डिपेंड करता है कि आपने किस फंड में लगाया है। तो आप चाहते हो कि जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो आपको बेटर रिटर्न जनरेट करके दे। तो जब आप बोलते हो बेटर रिटर्न, तो बेटर रिटर्न से आप क्या समझते हो? किसके कंपैरिजन में बेटर रिटर्न? इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, इक्विटी फंड्स, या इंडस्ट्रीज फिर बेसिकली। इंडस्ट्रीज। हाँ। इक्विटी फंड में तो आपने इन्वेस्ट ही किया है ना, म्यूचुअल फंड ने। इक्विटी हम्म। म्यूचुअल फंड में तो आपने इन्वेस्ट ही की है। लेकिन आप जो कंपेयर कर रहे हो बेंचमार्क, आप कह रहे हो निफ्टी ने अगर मान लो 12% की रिटर्न दी, तो ये म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ एसेट मैनेजमेंट की, हम्म। वो मुझे इंडेक्स से ज़्यादा तो रिटर्न ला के दे। अगर निफ्टी 50 उसका बेंचमार्क है तो निफ्टी 50 से वो ज़्यादा रिटर्न नहीं ला रहा, तो मैं तो पैसा हम्म। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं तो पैसा निफ्टी 50 में श्योर। इन्वेस्ट कर दूंगा ना, हाँ। मैं उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को एक्स्ट्रा पे क्यों करूंगा? क्यों करूँ, एग्जैक्टली। मैं तो इंडेक्स फंड खरीद लूंगा। तो इसीलिए ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपका म्यूचुअल फंड है वो ऑन अ रेगुलर बेसिस इंडेक्स की परफॉर्मेंस को बीट करता है या नहीं करता है। तो ये ओके। इस चीज़ के कंपैरिजन में भी काम आता है। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी और एनी सेक्टर, अगर एज अ होल देखोगे सेंसेक्स, तो आपको पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। अगर आप ऐसे जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी ये देखते हो, सेक्टरल इंडिसेस देखते हो,
तो आपको सेक्टर की परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। दूसरा, रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स, ये भी आपको पता चल जाएंगे। मान लो निफ्टी 50 पिछले एक महीने से नीचे जा रहा है या 10-15 दिन से नीचे जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट के सेंटिमेंट्स इस समय ठीक नहीं है, यानी मार्केट इज फियरफुल। और अगर ऊपर जा रहा है लगातार, साल साल भर ऊपर जा रहा है, जैसा कि अभी हो भी रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, लोग खुश हैं और वो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक आपको इससे ये भी पता चलता है कि पॉजिटिव मार्केट साइन है। पॉजिटिव साइन है डेफिनेटली। तो ये भी हमें पता चलता है। दूसरा, आपको पता है, आपने सुना होगा इंडेक्स फंड्स। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप पैसा म्यूचुअल फंड में ना लगा के इंडेक्स फंड में लगाओ, क्योंकि वहाँ एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो इंडेक्स फंड में अगर आप लगाते हो तो वो किन स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे? मान लो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में पैसा लगाएगा। निफ्टी पैसा 50 लगाएंगे। के बास्केट में जो भी स्टॉक्स हैं, वो उस पैसे, मतलब जो पैसा आपने उनको दिया है, वो उसको निफ्टी 50 के स्टॉक्स में लगाएगा। तो उसमें आपको वही रिटर्न आएगी जो इंडेक्स पे आएगी। पर आपने देखा ओके। होगा कि जो हमने फंड सेलेक्ट किए हैं, जिसमें आपने लगाया है, मैंने लगाया है और हमारे दूसरे क्लाइंट्स ने लगाया है, उसमें रिटर्न, ये खास तौर पे हम लोगों ने ध्यान दिया है कि रिटर्न मार्केट रिटर्न से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट इंडेक्स फंड से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज हम भी इंडेक्स फंड में लगा लेंगे तो वो ज़्यादा है भी। रिटर्न हिस्टोरिकली हम देखें तो वो ज़्यादा है भी। और इनकेस कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको फिर अपनी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में से हटा भी देते हैं, और कोई बेटर परफॉर्मिंग फंड है तो उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स फंड सस्ता है तो वही बेटर है। पर हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आप फंड सिलेक्शन भी नहीं कर पा रहे हो, तो ना लगाने से पैसा मार्केट में, उससे बेटर है कि आप इंडेक्स फंड में ही लगा लो। ओके। हम्म। फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ये भी सिक्योरिटी है। आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिक्योरिटी नहीं है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी जो हैं वो भी सिक्योरिटी है। इसको भी सेबी और आरबीआई दोनों रेगुलेट करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे पीछे क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग। तो म्यूचुअल फंड को भी सेबी और आरबीआई रेगुलेट करता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको जो यूनिट्स मिलती हैं उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? डेली ये लोग एनएवी कैलकुलेट करते हैं, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू जो भी होती है वही, उसी को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, अपने एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट करके, जो भी ब्रोकरेज चार्जेस पे किए वो सब करने के बाद इनको एनएवी मिल जाती है। एनएवी को नंबर ऑफ यूनिट से आप डिवाइड कर देते हो, तो आपको आपकी यूनिट का प्राइस पता चल जाता है, यूनिट की वैल्यू पता चल जाती ओके। है। अब वो इनके अपने अपने फॉर्मूला होते हैं कैसे ये लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके। और म्यूचुअल फंड स्कीम आपको पता है दो तरह की होती है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। अभी आपका फिलहाल तो सारे ओपन एंडेड स्कीम में पैसे लगे हुए हैं, क्योंकि ओपन एंडेड में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि आप जब चाहे उसको रिडीम कर लो, और जब चाहे आपको और लमसम आ गया कहीं से तो आप उसको और इन्वेस्ट कर दो। पर क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता। क्लोज एंडेड में फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं, और आपको अगर फिर एग्जिट करनी है पोजीशन, क्योंकि फंड क्लोज एंडेड है, फंड आपसे वापस नहीं लेगा यूनिट। उसने बोला आपने एक बार खरीद ली तो आपके नाम पे ये यूनिट चली गई। अब आपको दूसरा ओके। इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जो आपसे वो यूनिट्स खरीद ले। तो आप सेकेंडरी मार्केट पे उसको ट्रेड कर सकते हो, पर वो कई बार अपनी जो एनएवी है उसको जब हम यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है वो कई बार उस वैल्यू से डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी का इशू होता है, कोई होना चाहिए जो वो खरीदें। डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पर मोस्ट प्रोबेबली आप ये सोचो ना, जिस चीज़ में लिक्विडिटी नहीं है वो डिस्काउंट पे ही ट्रेड होगी, क्योंकि उसका खरीदार आपको जल्दी आसानी से मिलेगा नहीं। तो म्यूचुअल फंड भी हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली कैटेगरी है ईटीएफ्स। आपको पता है ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ बेसिकली, एक्सचेंज ट्रेडेड हाँ, फंड्स। हाँ हैं फंड्स ही, और इशू भी म्यूचुअल फंड्स ही करते हैं, पर ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो जाते हैं।
इनकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो जाते हैं और आप डायरेक्टली वहीं से बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। ओके। तो ये इंडेक्स फंड की तरह ही है, जैसे मान लो निफ्टी 50 पे कोई ईटीएफ बना दें और वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो हैं वो उसको बाय कर ले और उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट की यूनिट्स को फ्लोट कर दें, तो बेसिकली ये ईटीएफ ओके। होता है। ऐसे ही आपको पता है बहुत तरह के ईटीएफ हो सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ आपने खुद लिया है, और भी क्लाइंट्स हाँ। हैं जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, मैं खुद भी पर्सनली करता हूँ। तो गोल्ड ईटीएफ बहुत कॉमन है और बेसिकली है कुछ नहीं, गोल्ड की वैल्यू पे यूनिट्स बनाने के बाद उसको फ्लोट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो भी बाइंग सेलिंग होती है वो इन्वेस्टर्स आपस में करते हैं। और हाँ, जो बात ध्यान रखने वाली है कि ईटीएफ्स में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, क्योंकि बेसिकली हैं तो ये इंडेक्स फंड की तरह ही, क्योंकि इसमें कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो रहा। बेसिकली कोई फंड मैनेजर इसको एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा है। फंड मैनेजर होता ज़रूर है पर उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो सिर्फ मैनेजमेंट पैसिवली रिलेटेड, मैनेज हाँ करते हैं। पैसिवली मैनेज करता है। मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस वो लेता है पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी शेयर्स उस ईटीएफ में होंगे वो तो इंडेक्स के अकॉर्डेंस में होंगे। इंडेक्स में जो भी स्टॉक है वही वही स्टॉक ईटीएफ में भी होगा। तो मैनेजर का कोई उतना एक्टिव सिलेक्शन में रोल नहीं है कि कौन से स्टॉक होने चाहिए कौन से नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो अगर आप सिर्फ ये सोचते हो, आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो एक्टिव मैनेजमेंट में विश्वास ही नहीं करता, वो कहते हैं नहीं ये कौन सा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और मुझे ज़्यादा नॉलेज है, तो फिर आप सिर्फ ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास बिल्कुल टाइम है ही नहीं और आप एक्सपेंस रेशियो कम रखना चाहते हो, तो आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इंडिया में मैंने देखा ओके। है एक्टिव मैनेजमेंट काम करता है और काफ़ी फंड्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे इंडेक्स को बीट करते हैं। तो यहाँ इंडिया में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और हो सकता है यूएस मार्केट के लिए इंडेक्स फंड्स बेटर है या इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ्स बेटर है। पर क्योंकि मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि मुझे 10-12% की रिटर्न आए, मतलब मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे को 18% 20% की रिटर्न आए, फिर चाहे क्यों ना मुझे एक्टिव मैनेजमेंट के लिए 1% साल में देना भी पड़े। तो मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में ये भी हैं कि सिर्फ इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करो, पर वो ये बात ध्यान नहीं देते कि अगर आप इंडेक्स फंड में 12% की रिटर्न अर्न करते हो तो एक्टिव मैनेजमेंट से आपको 18-20% की रिटर्न, 25% की रिटर्न भी आ रही है। मेरा एसेट का फंड है इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी, उसमें पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ 30-35% की रिटर्न आ रही। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हमेशा आप सिर्फ ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की फ़ीस बचाने के चक्कर में या एसेट मैनेजमेंट का आपको चार्जेस ना देने पड़े, उस चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं आप रिटर्न्स मिस कर रहे हो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हाइब्रिड्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। हाइब्रिड्स मतलब आपको पता ही है कि मतलब मिक्स, दो इंस्ट्रूमेंट्स को अगर मैं मिक्स कर दूं तो एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट प्रेफर्ड शेयर्स बोलते हैं जिसको, यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली क्या होता है कि इसमें कॉमन शेयर्स जो होते हैं इक्विटी, कॉमन इक्विटी, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस इनके पास होती है। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपके पास ज़्यादा राइट्स हैं बेसिकली। ओके। तो अगर कंपनी वाइंड अप होती है उस केस में पहले आपको पे किया जाएगा और डिविडेंड्स भी पहले आपको दिए जाते हैं। जैसा कि नाम है ओके। उसका प्रेफरेंस, मतलब आपको प्रेफरेंस दी जा रही है। तो इसमें ये हाइब्रिड क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स आप देखोगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरह होते हैं, क्योंकि इसमें ना फिक्स डिविडेंड होता है। कॉमन शेयर्स में क्या होता है, कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो उस साल डिविडेंड पे करना चाहती है या नहीं चाहती है। हो सकता है कंपनी 2-3 साल तक कॉमन शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड दे ही ना। पर इसमें प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि एक रेट मेंशन्ड होता है और उस रेट के हिसाब से उनको कंपलसरीली डिविडेंड देना ही होता है। तो प्रेफरेंस के बारे में इससे ज़्यादा हमको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं पर मुझे नहीं लगता वो अभी इस चैप्टर में कहीं टेस्टेबल हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल आप समझ ही रहे हो कि कन्वर्टेबल है मतलब डिबेंचर हो या बॉन्ड हो ये कन्वर्ट हो सकता है। और कन्वर्ट किस में होता है, ये कॉमन शेयर्स में।
इसके टाइप्स हैं फुली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल या ऑप्शनली कन्वर्टेबल। ऑप्शनली मतलब आपके ऑप्शन पे है। फुली कन्वर्टेबल होगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में, और पार्शियली में एक पार्ट कन्वर्ट होगा। ऑप्शनली कन्वर्टेबल में आपका है OCDs आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट डिस्क्रिशन ऑफ द डिबेंचर होल्डर। अगर वो चाहेगा तो होगा, वरना एक डेट मेंशन्ड होती है फुली कन्वर्टेबल में। वो जो डेट मेंशन होती है उस डेट को ऑटोमेटिकली डिबेंचर कन्वर्ट हो जाता है, फुली कन्वर्टेबल हो या पार्शियली कन्वर्टेबल हो। पर जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल है उसमें आपके पास ऑप्शन है, डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट करना चाहता है कि नहीं। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं पहले से डॉक्यूमेंट में, डिबेंचर के डॉक्यूमेंट में। डेट ऑन विच और बिफोर विच द कन्वर्जन मे बी मेड, मतलब वो डेट मेंशन होती है जब कन्वर्जन होगा। रेशियो ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन रेशियो क्या होगा, यानी कि हर डिबेंचर कितने स्टॉक्स में कन्वर्ट होगा, और जब हाँ, और किस प्राइस पे कन्वर्ट होगा, क्योंकि मार्केट का प्राइस तो उस दिन क्या होगा ये हमको पहले से पता नहीं, पर डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड होता है कि आपको उस दिन इस प्राइस के हिसाब से डिबेंचर्स आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। और प्रोपोर्शन मेंशन होता है कि 50% डिबेंचर कन्वर्ट होगा, 25% कन्वर्ट होगा या 100% कन्वर्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इशूअर्स जो हैं वो इतने अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स इशू क्यों कर रहे हैं। एक नॉर्मल डिबेंचर क्यों नहीं इशू करते जो कन्वर्टेबल ही नहीं है, एनसीडी क्यों नहीं इशू करते। इशूअर इसलिए कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करता है क्योंकि उसमें उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कम देना पड़ता है। रीज़न ये है कि कूपन रेट कम होता है, और वो कम इसलिए होता है क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है उसको, उसके दिमाग में ये होता है कि यार अच्छा कोई नहीं, मुझे इंटरेस्ट कम मिल रहा है, पर बाद में मैं अगर इसको कन्वर्ट कर लूँगा तो उस दिन अगर इस कंपनी के शेयर का प्राइस ज़्यादा होगा तो मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो इस एडवांटेज के वजह से वो, इस स्पेक्यूलेशन के वजह से वो रेडी हो जाता है कम इंटरेस्ट रेट रिसीव करने के लिए। तो ये एक इसका फीचर है। और एक इसकी डिसएडवांटेज भी है। इशूअर के लिए एक एडवांटेज भी है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इशूअर को एक और एडवांटेज है कि उसको, इशूअर भी सोचता है अगर मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करता हूँ तो मुझे ना बाद में पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो शेयर्स दे दूंगा। वरना क्या होता है बॉन्ड के केस में, इशूअर ने जो भी पैसा लिया होता है उस पर इंटरेस्ट पे करता है, और लास्ट में जब भी बॉन्ड की एक्सपायरी होती है वो उसको एक्सपायरी डेट पे वो पैसा इन्वेस्टर को लौटा देते हैं। लेकिन अगर वो कन्वर्टेबल था और इन्वेस्टर ने कन्वर्ट कर लिया तो अब तो इशूअर को पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, तो इन्वेस्टर का डेट बर्डन कम होता है। इन्वेस्टर का कह रहा हूँ सॉरी, इशूअर का डेट बर्डन कम होता है। पर एक इसकी डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो स्टेक है वो डाइल्यूट हो जाता है। आपको पता है, मैंने आपको बताया, आप पार्शियल ओनरशिप रखते हो, अगर आप शेयर खरीदते हो तो पार्शियल ओनरशिप आपकी है। ऐसे में अगर कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करती है और वो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका स्टेक डाइल्यूट होता है, आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होती है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये एक इसका वीक पॉइंट है, डिसएडवांटेज है। फिर इसके बाद हम चलते हैं, इस पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, डिपॉजिटरी रिसीट्स, क्योंकि ये भी मैंने बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट जब तक आप इसमें डील ना करो तब तक आपको उतना क्लियर नहीं हो सकता। तो ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये शेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंपनी के, और ये ट्रेड होते हैं लोकल मार्केट में और लोकल करेंसी में। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आईडीआर लॉन्च करती है, इशू करती है, तो वो आपको पता है कि इंडिया में ट्रेड होंगे, इंडिया की लोकल करेंसी में डिनोमिनेटेड होंगे, तो ट्रेड होंगे। हाँ, तो ये डिपॉजिटरी रिसीट है, पर इनको आईडीआर बोलेंगे। फॉरेन कंपनी इंडिया में इशू कर रही है और वो इंडियन करेंसी में ट्रेड हो रहे हैं, तो ये आईडीआर होगा। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने
इंडिया में आईडीआर इशू किए हुए। इतना जानना अभी बहुत है और इसमें काफ़ी एक्सेस इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से जो कंपनी डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करती हैं पर वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में इशू करती है तो वो जीडीआर हो गए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, क्योंकि वो मल्टीपल कंट्री में इशू हुए हैं और मल्टीपल एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वो जीडीआर हो गए। अब एडीआर क्या होगा? फिर मान लो कोई इंडियन कंपनी अमेरिका में इशू करती है डिपॉजिटरी रिसीट, अब ये अमेरिका में इशू हुए हैं तो यूएसडी में होंगे, तो ये एडीआर हो गया। अब ये वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड होगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने यूएस में एडीआर इशू किए हुए हैं। और डिपॉजिटरी रिसीट्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आर ट्रेडेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, ये भी है। इसके स्टेप्स भी थे कहीं पे कि कैसे इशू होती है। हाँ, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इशू करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? अ कंपनी और एन इन्वेस्टर डिलीवर्स अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स टू अ बैंक, यानी कोई कंपनी बैंक को इक्विटी शेयर्स उनके पास, बैंक के पास डिपॉजिट कर देती है। बैंक वो सिक्योरिटी जो है उसको कस्टोडियन को दे देता है। पहले तो कंपनी ने डिलीवर किया बैंक को और बैंक ने वो कस्टोडियन को दे दिया, और कस्टोडियन जो होगा वो होगा जहाँ पे वो कंपनी डोमिसाइल्ड है, यानी अगर वो यूएस की कंपनी है तो जो कस्टोडियन होगा वो यूएस का होगा। ओके, ठीक है, अगर यूएस कंपनी है तो यूएस का ही कोई कस्टोडियन होगा। बैंक इशूज सर्टिफिकेट, फिर ये जो सर्टिफिकेट हैं यही आपके डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं। अब बैंक इशू करेगा डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब वो अगर इंडिया में करता है तो वो आईडीआर कहलाएंगी। सिंपल प्रोसेस है। यूएस की कंपनी एक बैंक के पास गई और उसने अपने शेयर्स उनके पास डिपॉजिट कर दिए। बैंक ने फर्दर बोला कि मैं कस्टोडियन को दूंगा, और कस्टोडियन वही जिस कंट्री की वो कंपनी है, कंपनी यूएस की है, तो वो बैंक जो जिस कस्टोडियन को हायर करेगा वो भी यूएस का होगा। अब बैंक क्या करेगा? फ्लोट करेगा फॉरेन मार्केट में, जैसे मान लो इंडिया में, उन रिसीट्स को, डिपॉजिटरी रिसीट्स मतलब जो डिपॉजिट की करने पे, शेयर्स डिपॉजिट करने पे जो मुझे रिसीट मिली उसको फ्लोट करूंगा मैं इंडियन मार्केट्स में। तो अब ये इंडियन मार्केट्स में इंडियन करेंसी में जब इशू होंगी तो इनको हम आईडीआर बोलेंगे। ओके। सिमिलरली कोई इंडियन कंपनी इशू करना चाह रही है यूएस में, तो वो क्या करेगी? वो किसी बैंक के पास जाएगी, बैंक को अपने शेयर्स देगी, बैंक उसको कस्टोडियन को देगा, और बैंक अब इंडियन कस्टोडियन को देगा, इंडियन कस्टोडियन को देगा, और फिर बैंक को रिसीट मिलेंगी। उस रिसीट को वो यूएस में फ्लोट करेगा यूएसडी में, और वहाँ पे अब ये ट्रेड होके ये एडीआर कहलाएंगी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अब और ज़्यादा डिटेल में इसमें हम नहीं जाते हैं, क्योंकि ये तो पूरा एक चैप्टर ही बन सकता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं FCCBs में, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी मतलब अब आप इंडियन कंपनी यूएस में इशू कर रही है बॉन्ड्स, तो डॉलर में करेगी, तो ये अगर ये कन्वर्टेबल में है तो इनको हम फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बोलेंगे। तो इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। और अगर मैंने इसको यूएसडी में इशू किया है, इंडियन कंपनी ने यूएसडी में इशू किया है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी और जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट होगी वो भी कौन सी करेंसी में होगा? फॉरेन करेंसी में, यूएसडी में होगा। इसमें लिखा है अब FCCBs जो हैं ये रेगुलेटेड बाय RBI नोटिफिकेशंस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के अकॉर्डिंग्स में ये
फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग इनको रेगुलेट किया जाता है। ओके। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा है ईएलडीज, इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स। अब ये इक्विटी लिंक्ड हैं, और इक्विटी लिंक्ड ये डिबेंचर्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टर को मौका मिलता है इक्विटी रिटर्न्स कमाने का, क्योंकि वैसे तो आपको पता है डिबेंचर्स डेट इंस्ट्रूमेंट है, पर अगर हम्म। मैं इशूअर जो है, जो इसको इशू करता है, वो इसमें से एक पार्ट कॉल ऑप्शंस या किसी भी तरह के ऑप्शंस खरीद के थोड़ी सी अमाउंट को ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर देता है, और बाकी हम्म। अमाउंट को वो इस तरीके से इन्वेस्ट करता है कि प्रिंसिपल सिक्योर रहे, प्रिंसिपल ओके। सिक्योर रहे। तो ये आपका इक्विटी लिंक डिबेंचर हो जाएगा। अब वो जो कॉल ऑप्शन खरीदता है उससे क्या होता है, बेसिकली वो जो इन्वेस्टर है उसको इक्विटी मार्केट की रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर देता है, यानी उसमें डेट के ओके। साथ साथ उसको इक्विटी मार्केट में भी पार्टिसिपेशन मिल जाता है। यानी सिंपल सीधी बात है कि अ, जो भी जितनी भी वैल्यू का डिबेंचर इशू हुआ उसमें से कुछ पैसे को ये लोग रख देंगे सेफ, ताकि उस दिन वो प्रिंसिपल लौटा पाएँ। जब जो एक्सपायरी डेट ओके। होगी उस दिन वो प्रिंसिपल लौटा पाएँ, और बचा हुआ जो भी है, मान लो 25% ऑफ द टोटल कैपिटल, इसको वो इससे कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं या ऑप्शंस खरीद लेते ओके। हैं, और ये पैसे से वो इक्विटी रिटर्न प्रोवाइड कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको इंडेक्स पे इक्विटी रिटर्न देनी है तो इंडेक्स के कॉल ऑप्शन खरीदते होंगे, तभी इन्वेस्टर को इंडेक्स की इक्विटी, इंडेक्स की जो भी परफॉर्मेंस है वो रिटर्न भी मिल जाती है। इसको भी ओके। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर इसमें हम बोल रहे हैं कि कैपिटल प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के लेवल पे तो प्रोटेक्टेड है, पर हो सकता है कि जो कंपनी जिसको आपने पैसा दिया है, जिसके आपने डिबेंचर खरीदे हैं, वो कंपनी लिक्विडेट हो जाए, या वो कंपनी के पास पैसे ना हो आपको लौटाने के लिए, तो क्रेडिट रिस्क तो रहता ही है। क्रेडिट रिस्क कहीं नहीं जाता, क्योंकि क्रेडिट रिस्क तो वो रिस्क है जो कि वो जिस जो इशूअर है वो आपके पैसे आपको जो डेट उसने प्रॉमिस की है उस दिन लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। अब इंस्ट्रूमेंट लेवल पे कैपिटल प्रोटेक्टेड है, पर हो सकता है कि इशूअर के लेवल पे वो ना प्रोटेक्टेड हो, इशूअर वो पैसा आपको ओके। लौटा ही ना पाए, उसको कहीं और देना पड़ जाए, तो वो रिस्क तो रहता ही है। फिर सीएलडीज हैं, कमोडिटी लिंक डिबेंचर्स। हम ये गोल्ड और सिल्वर आप मान सकते हो, या किसी भी तरह की कमोडिटी जो है उसकी रिटर्न देते हैं। जैसे वो इक्विटी लिंक्ड थे, ये कमोडिटी लिंक्ड है, यानी कि मैं सेम चीज़ में करूँगा, कुछ पैसे से मैं आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्ट कर लूँगा, बोलूँगा कि हाँ उस डेट तक ये अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये इतनी हो जाएगी, मैं प्रिंसिपल लौटा दूंगा, अगर मैं इशूअर हूँ तो प्रिंसिपल लौटा दूंगा, और बचा हुआ 25% या 15% मैं गोल्ड में या सिल्वर में लगा देता हूँ, तो इस पे गोल्ड सिल्वर की जो भी रिटर्न होगी ये भी इन्वेस्टर को मिल जाएगी। ओके। कोई क्वेश्चन आपको अभी तक है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, अभी तक सारे टॉपिक्स क्लियर है। अभी तक क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं एमबीएस एबीएस। आपको पता है वो जो मैं आपको बता रहा था पिछले वीडियो में, सिक्योरिटाइजेशन का जो प्रोसेस हाँ। है उसी से ये एमबीएस और एबीएस बनते हैं। तो बेसिकली बैंक्स बना रहे हैं इनको। और एमबीएस एंड एबीएस आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द रिसीवेबल्स एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स सच एज होम लोन्स, ऑटो लोन्स। भाई मैंने आपको बताया कि होम लोन्स को रीपैकेज करके, या ऑटो लोन्स को, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, इन सबको ये रीपैकेज करके इससे एक इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, जो कि जिसमें इन्वेस्टर्स फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं फाइनेंशियल इनोवेशन है, आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि 2008 में जो यूएस में और जो ग्लोबल लेवल पे जो क्राइसिस आया था फाइनेंशियल, उसके पीछे यही एग्जैक्टली। एमबीएस, एबीएस, यही सब, मोस्टली एमबीएस, इन्हीं की वजह से वो क्राइसिस हुआ था। क्योंकि बैंकों ने जितने भी अपने, क्योंकि बैंकों को ये था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स इशू करने हैं, तो उन्होंने क्या किया, सब प्राइम लेंडिंग करना चालू कर दिया। यानी सब प्राइम मतलब जो लोग जिन लोगों को लोन मिलना भी नहीं चाहिए था,
उनको भी लोन देना चालू कर दिया, और वो लोन्स को उन्होंने रीपैकेज करके वाया एसपीवी दोबारा से इन्वेस्टरों को दे दिया। तो इन्वेस्टरों ने उन बेकार एसेट्स में इन्वेस्ट किया, और बैंकों ने बिल्कुल लो लेवल के, लो लेवल इन द सेंस कि जिनकी जो जो लोग रिक्वायरमेंट, एलिजिबल भी नहीं थे किसी लोन एलिजिबल नहीं के। थे, जिनकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही थी, सब प्राइम थे, उनको लेंडिंग चालू कर दी। तो इस वजह से ये पूरा चेन रिएक्शन हुआ और ग्लोबल लेवल का फाइनेंशियल क्राइसिस हमको देखने को मिला। तो ये एमबीएस और ये एबीएस सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो थे ये रिस्पॉन्सिबल थे। पर ये फाइनेंशियल इनोवेशन तो ज़रूर है, क्योंकि मैं ये बात से तो श्योर हूँ कि जिसने ये प्रोडक्ट डेवलप किया होगा उसकी इंटेंशन ये नहीं रही होगी, लोगों ने मिसयूज़ ज़रूर किया। पर ये एक अच्छा तरीका है बैंकों के लिए कि लोन्स को वो रीपैकेज करके इन्वेस्टरों को दे दें, पर वो लोन्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। फिर अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रीट्स इनवेट्स। रीट्स आपको पता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है बेसिकली। यहाँ पे भी आपको यूनिट्स ही मिलते हैं, पर आपका जो पैसा है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ओके, किसी भी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, वहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। रूल ये है कि रीट्स को एटलीस्ट 80% जो कैपिटल उन्होंने रेस किया है उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। और इन्वेट के लिए भी रेगुलेशन है कि उनको 90% जो यूनिट कैपिटल है जो उन्होंने रेस किया इनिशियली, यूनिट्स को फ्लोट करके, यूनिट्स दे के इन्वेस्टरों को, उसको उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा आपको पता है कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, वहाँ से एक रेंटल इनकम आती है। वो प्रोजेक्ट किसी न किसी तरह का कैश फ्लो जनरेट करता है। वो कैश फ्लो भी आपको 90% जो है सरप्लस कैश फ्लो, वो आपको यूनिट होल्डर्स को पास ऑन करना है। वो आप अपने पास नहीं रख सकते, वहाँ से जो भी कैश जनरेट हो रहा है वो आपको यूनिट होल्डर्स को उसका 90% देना है। ये कुछ रूल्स हैं रीट्स के। वो अपने पास नहीं रख सकते हो पैसा, क्योंकि अल्टीमेटली ये पास थ्रू सिक्योरिटीज हैं, और इनको जो भी कैश फ्लो होता है ये इनको पास करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर का ही है। कमोडिटीज हम सबको पता है, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी कमोडिटी, कॉपर, प्लैटिनम, तो इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। हमें पता है कि हम किसी भी कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रेशियस मेटल्स आपको पता है, सिल्वर, गोल्ड, इनमें भी आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, आप गोल्ड कॉइन खरीद सकते हो, गोल्ड बार खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो, और आप रख सकते हो ये इस उम्मीद में कि उनकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। पर मेन चीज़ यही है याद रखने वाली कि ये कमोडिटीज़ हैं और इसमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को नहीं मिलेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी एक पीरियड में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें, पर फिर वो टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज इसमें आप मिनिमम एक्सपोजर रखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मतलब ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो कमोडिटी के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, तो आपका पैसा इन्फ्लेशन से तो प्रोटेक्टेड रहेगा, पर उस पर मैं ये नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको आएगी। खैर ये बहुत कॉमन बात है, पर ये ध्यान रखने वाली बात है। अक्सर लोग गोल्ड खरीद के सोचते हैं कि उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट कर दिए, कॉमन है, पर फिर भी लोग ध्यान नहीं देते। अगर आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपए है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 1 करोड़ रुपए आप बोलो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस आप ये बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन का असर कम हो जाएगा। इसके अलावा कमोडिटी ईटीएफ्स होते हैं। कमोडिटी का ईटीएफ मैंने आपको बताया था, गोल्ड ईटीएफ, इसमें भी हमको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता ही है। फिर हम आ जाते हैं मैनेज्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली फ्यूचर्स होता क्या है, आप और मैं मान लो आज एक अग्रीमेंट कर लें कि फलाना फलाना डेट को भविष्य में मैं आपसे ये कोई भी प्रोडक्ट खरीद लूँगा और आप मुझे बेचोगे,
और वो प्रोडक्ट का प्राइस भी हम आज ही फिक्स कर दें। कुछ भी हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है मैं बोल रहा हूँ आपसे मैं इतना गोल्ड खरीद खरीद लूँगा, आप मुझे गोल्ड उस दिन बेच देना, और हमने वो प्राइस भी आज ही फिक्स कर लिया जिस प्राइस पे हम ये ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके। अब ये इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, और ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि हमने एक फ्यूचर डेट पे ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन ट्रांजैक्शन की टर्म्स हमने आज ही डिसाइड कर ली। ओके। ट्रांजैक्शन की टर्म्स हमने आज डिसाइड कर लिए, प्राइस हमने आज डिसाइड कर लिए। अब मान लो मैंने जो भी प्राइस आपसे डिसाइड किया, मैंने आपसे जो भी प्राइस डिसाइड किया, कुछ टाइम निकलने के बाद मार्केट में उस कमोडिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, पर मैं तो आपसे जो प्राइस मैंने फिक्स किया था उस प्राइस पे खरीदूंगा, लेकिन मार्केट में हाँ। गोल्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो अगर मार्केट में गोल्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है और मैं आपसे कम में खरीद सकता हूं क्योंकि आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं, तो मेरे जो पेपर जो मैं होल्ड कर रहा हूं, ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड कर रहा हूं, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ओके। जैसे एक सिंपल आप और मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि मैं आपसे एक घर खरीदूंगा, आपने कहा ठीक है भाई ये घर मैं आपको ऐसा है 50 lakhs का दे दूंगा, मैंने अग्री कर लिया, आपने अग्री कर लिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अब कुछ दिनों के बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इस घर की वैल्यू मार्केट में बढ़ के 60 lakhs हो जाती है, पर मैं तो आपसे 50 lakhs ओके। का खरीदूंगा फिर भी, क्योंकि आप और मैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, 50 आपको मुझे लैक्स का फिफ्टी हुआ है, लैक्स हाँ। का बेचना पड़ेगा। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अब 10 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। मैं किसी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए में बेच सकता हूँ। ओके। इसलिए बेच सकता हूँ क्योंकि मुझे तो सीधा सीधा गेन हो रहा है ना। मुझे सीधा सीधा मतलब बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, पर मुझे सीधे सीधे 10 लाख रुपीस का गेन हो रहा है, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इनिशिएशन पे तो जीरो होती है, पर ओवर द टाइम वो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की फ्लक्चुएट होती रहती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस चेंज नहीं हो ओके। रहा, प्राइस फिक्स्ड है, वो नहीं चेंज होगा, पर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी वो ओके। इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। प्राइस तो हमने फिक्स कर दिया कि घर कितने का खरीदूंगा, कितने का बेचूंगा, पर मेरे इंस्ट्रूमेंट की कीमत, क्योंकि मैंने जिसको भी ये इंस्ट्रूमेंट बेचा वो आपसे 50 लाख में खरीद सकता है, वो आपसे ओके। 50 लाख का घर खरीद सकता है जिसको भी मैं ये इंस्ट्रूमेंट दूंगा, और वो 50 लाख का खरीदेगा, मार्केट में जाके 60 lakhs का बेच देगा, क्योंकि घरों की कीमत तो 60 lakhs हो चुकी है, तो उसको 10 लाख का गेन हो जाएगा। तो अगर मैं उस इंसान को वो कॉन्ट्रैक्ट बेचूंगा तो मैं उससे 10 लाख रुपए तो लूंगा ना, हाँ। मैं उससे 10 लाख रुपए एग्जैक्टली। तो लूंगा जो मुझे गेन हो सकता था। पर अगर मैं एग्जिट करना चाहता हूँ पहले पोजीशन, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को उसको दे दूंगा, वो काउंटर पार्टी बन जाएगा, पर मैं उससे 10 लाख रुपीज चार्ज करूंगा। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, पर इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जैसे ये मैनेज्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, तो मैनेज्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज किए जा रहे हैं, यानी कि उसमें एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा जो पोजीशन रेगुलर बेसिस पे पोजीशंस एंटर करेगा, एग्जिट करेगा, और वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ही डील कर रहा है। वो जो मैनेजर है, मान लो हम सब लोगों ने अपने फंड एक मैनेजर को दे दिया, और वो हम ना खरीद के वो खरीद रहा है हमारे लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, वो बेच रहा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो ये मैनेज्ड ओके। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इसको हम बोलेंगे। इसके अलावा फिर ओके। वेयर हाउस रिसीट्स हैं, ये लास्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर 2 पार्ट 2 का। तो ये क्या होता है वेयर हाउस रिसीट्स? वेयर हाउस रिसीट्स इज अ डॉक्यूमेंट दैट शोज प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स दैट आर स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस। बहुत ही सिंपल है कि ये रिसीट है, ओके। आपकी ओनरशिप है, मान लो किसी वेयर हाउस में आपने गुड्स रखवाए हुए हैं और वो गुड्स आपके हैं, और आपके पास उस वेयर हाउस ने आपको एक रिसीट दी है कि हाँ आपके इतने गुड्स, इतनी वैल्यू के गुड्स मेरे पास पड़े हुए हैं। मान लो आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है और आपको एग्जिट करनी है पोजीशन, तो आप क्या करोगे, जाके अब वो गुड्स नहीं बेचोगे, आप मुझे वो रिसीट बेच दोगे, तो मैं बन जाऊंगा अब उस वेयर हाउस में जो गुड्स पड़े हैं उसका ओनर। तो बेसिकली ओके। इसको, क्योंकि आप समझ ही रहे हो कि ये बेसिकली थोड़ा सा लिक्विडिटी के लिए होता है। हम इंडिविजुअली जाके आप वो गुड्स बेचोगे तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, उनको बायर ढूंढना हाँ, पड़ेगा, पर हाँ। ये रिसीट आपसे कोई भी खरीद लेगा। आप बोलोगे मेरे 1 करोड़ के 2 करोड़ के गुड्स पड़े हुए,
और करण मुझे पैसों की ज़रूरत है, तू मेरे से ये रिसीट ले ले, तो मैं वो रिसीट ले लूँगा, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितनी भी वैल्यू के गुड्स हैं वो आपको दे दूंगा, आपकी तुरंत पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। तो बेसिकली आपके लिए ओके। इससे आपको लिक्विडिटी का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये नेगोशिएबल होती हैं। नेगोशिएबल का मतलब ये है कि आप और मैं आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं। अब इसमें हम्म। ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपके 1 करोड़ के या 2 करोड़ के गुड्स पड़े हुए हैं तो मैं आपको पूरा पैसा दे दूंगा, क्योंकि आपकी भी मजबूरी है और मैं भी समझ रहा हूँ और मैं भी एक अच्छा नेगोशिएटर हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा 1 करोड़ के गुड्स अगर वेयर हाउस में है तो मैं आपको 95 लैक्स ही दूंगा। हम्म। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो आप 95 लैक्स में भी एग्री कर लोगे, जो भी रेट होगा। ओके। तो मैं 5% गेन कर लिया मैंने, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करूँ, मैं आपकी पोजीशन क्यों लूँ, मेरे को भी 5%, एग्जैक्टली। 10% कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 कंक्लूड करते हैं अंशुल। मेरे को लगता है आपको टॉपिक तो सारे समझ आ गए हैं, पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हाँ, पूछ लो। नहीं अभी तक जितना भी हमने टॉपिक कवर किए तो वो सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे, मतलब किसी में भी ऐसा स्ट्रगल नहीं था, और बाकी तुमने एक्सप्लेन उसे बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में किया तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अंशुल, फिर इसको इस पार्ट को भी कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। श्योर, थैंक यू करण।